हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो स्मॉल ग्रुप टीचिंग एप्टीट्यूड या स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स में जो हमारे हम मेथड्स को देख रहे हैं, जिसमें मैंने अभी प्रीवियस जो क्लास था उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की थी। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि कौन सा है और वो क्या क्या कहता है। सब अब आता है आपका प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना पद्धति। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या दिया जाता है, जो लर्नर्स होते हैं उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने स्कूल टाइम में भी देखा होगा या फिर आप लोगों ने क्या था कॉलेज टाइम में भी देखा होगा कि आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि आप लोग इनको बना के लेके आइएगा। या फिर आप देखते हो कि जब हमारे स्कूल टाइम में हॉलीडेज होते थे तो उस टाइम हमें प्रोजेक्ट दिया जाता था। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, ये भी एक स्मॉल ग्रुप या फिर इंडिविजुअल जो इंस्ट्रक्शन है उन दोनों में ही आता है। यानी व्यक्तिगत तौर पे भी आपको प्रोजेक्ट दिया जा सकता है या फिर ग्रुप में भी आपको प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। यानी आप देखते हो कि क्लास में काफ़ी बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि 5 या 10 बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं, उनमें एक प्रोजेक्ट दे देते हैं या फिर हर एक बच्चे को एक प्रोजेक्ट भी दे दिया जाता है। तो ये दोनों ही ग्रुप में शामिल होती है, यानी आपकी इंडिविजुअल जो टीचिंग मेथड होता है उसमें भी आता है और आपका जो स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड है उसमें भी ये आता है। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड स्टूडेंट आर अलाउड टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस देयर एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंसेस एंड डायरेक्ट देयर लर्निंग बाय देयर इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई टॉपिक देते हैं तो उस टॉपिक पर हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कितने अपने सेंसेस का या अपनी इंद्रियों का किस तरीके से प्रयोग करके उस जो आपका प्रोजेक्ट है उसको अट्रैक्टिव बनाता है या उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, एक रचनात्मकता का ही काम करता है और आपके इंद्रियों के माध्यम से अपने पर्यावरण का पता लगाने और अनुभव करने की अनुमति इसमें दी जाती है स्टूडेंट को, कि आपको अपने अनुभवों के आधार पर, आपकी क्रिएटिविटी के आधार पर ही आपको प्रोजेक्ट जो है वो बना के लाना होता है। और इसमें क्या देखा जाता है, अपनी व्यक्तिगत रुचियों से अपने स्वयं के सीखने को निर्देशित किया जाता है। यानी आपके जो रुचि है या आपको किस तरीके का काम करना पसंद है उसके अनुसार आपको सीखने के लिए इसमें क्या किया जाता है, कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट मेथड में हम प्रोजेक्ट देते हैं, उस पर क्या करते हैं, जो लर्नर्स होते हैं वो काम करते हैं। वेरी लिटिल इज टोट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स एंड द एम्फेसिस इन ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग रेदर देन रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि पाठ्य पुस्तकों से आपको पढ़ाया जाए, ये सारा का सारा क्रिएटिविटी बेस्ड होता है। तो इसमें पुस्तकों को इतना नहीं पढ़ाया जाता या फिर आपको रटने का भी इसमें काम नहीं दिया जाता है। सारा काम किसका होता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और कितना आप अपने काम को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, यानी अनुभवात्मक सीखने पर इसमें जोर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है, अ प्रोजेक्ट मेथड क्लासरूम फोकसेस ऑन डेमोक्रेसी एंड कोलैबोरेशन टू सॉल्व पर्पसफुल प्रॉब्लम्स। अब जो ये प्रोजेक्ट विधि है इसमें क्या होता है, समस्याओं का हल खोजने या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए एक डेमोक्रेटिक या फिर एक लोकतांत्रिक या फिर एक स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है, जिसमें क्या है, सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी एक प्रोजेक्ट जो है उसमें अब अगर हम 3-4 लोग काम करते हैं तो सबसे क्या भावना रखी जाती है कि सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सब उसमें अपना थोड़ा थोड़ा काम करेंगे और उसको क्या है, ये किसकी भावना पर केंद्रित है, सहयोग की भावना पर केंद्रित है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, स्टूडेंट आर लाइकली टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसमें छात्रों के आलोचनात्मक सोच की आदत विकसित होने की संभावना होती है। यानी किस तरीके से वो उस प्रोजेक्ट को या उस जो मॉडल है या असाइनमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इससे क्या होता है, उसकी आलोचनात्मक या फिर उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका डेवलपमेंट होता है। दे डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग इन टीम, और इससे क्या है, टीम में काम करने की जो हैबिट है उसकी भी आदत बनती है। यानी कभी भी हम इंडिविजुअल काम करते हैं और एकदम से हमें टीम में जाके काम करना हो तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे कुछ एथिक्स होते हैं या हम जिस तरीके से काम करते हैं हमें दूसरों का तरीका ऐसे पसंद नहीं आता। तो इसकी शुरुआत यानी टीम वर्किंग की शुरुआत करने का एक अच्छा माध्यम है आपका क्या, जो टीम आपका टीचिंग मेथड है ये। तो इसमें टीम में काम करने की आदत क्या हम विकसित कर सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग में बी रिक्वायर्ड। अब इसमें निरंतर निगरानी की आवश्यकता हो सकती है। यानी जो लर्नर्स काम कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या उससे कुछ आउटपुट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या फिर उसमें ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट है या नेगेटिव एस्पेक्ट है, या फिर
क्या है कि जो लर्नर्स है वो पैसिव तो नहीं हो गए, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जो टीचर है उसका काम क्या है, काफ़ी बढ़ जाता है, यानी इसमें निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। अगर आप निगरानी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पैक्टफुल ना बने। अगला क्या है, एडिशनल रिसोर्सेज में भी रिक्वायर्ड, और इसके लिए क्या हो सकता है, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। तो इसमें क्या होगा कि जिनके पास संसाधन अवेलेबल नहीं है तो वो इस मेथड से वंचित रह सकते हैं, या फिर वो इतना इफेक्टफुल काम इसमें नहीं कर सकते जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है वो कर सकते हैं। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, हम लोग क्या है, हम जब गए थे मास्टर्स में या फिर ग्रेजुएशन में जब हम गए थे, तो हमारे पास क्या है कि हम लोग बेसिक एजुकेशन जो है वो गाँव से ही लिए थे, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते उस टाइम। तो हम लोग जब देखते थे कि शहर के बच्चे जब उस कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स भी हैं, वो वीडियो देखकर भी उसको टॉपिक को समझ लेते हैं, पढ़कर भी उसको टॉपिक को समझ लेते हैं, टीचर्स भी समझाते हैं, तो उनके पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं। इसके बाद हम लोगों को ये पता ही नहीं होता था कि कौन से जो यूट्यूब पे कौन सा चैनल अच्छा होता है, कौन सा नहीं होता है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वो लोग टेक्नोलॉजी एडवांस भी होती है, तो क्या है कि इसके लिए क्या होता है, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। जिनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेस है वो इसका यूज ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है आपका रोल प्लेइंग या फिर भूमिका निभाना। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या है, भूमिकाएं अदा करनी पड़ती है शिक्षण में। रोल प्लेइंग हैज़ बीन यूज्ड इफेक्टिवली बाय मैनी टीचर्स टू हेल्प सोल्व क्लासरूम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स एंड टू टीच ह्यूमन रिलेशंस स्किल्स इन द क्लासरूम। कई शिक्षकों द्वारा कक्षा में पारस्परिक समस्याओं का हल करने और कक्षा में मानवीय संबंध कौशल सिखाने में भूमिका निभाने का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। यानी क्या है, रोल प्लेइंग क्या है, ये क्या बताता है कि आप ह्यूमन रिलेशन कैसा रखते हैं क्लासरूम में, या क्लासरूम का आपको एनवायरनमेंट कैसा रखना है, आपके मोरल एथिक्स कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हमें अलग अलग शिक्षकों द्वारा क्या है, शिक्षा दी जाती है। Role playing has also been used to facilitate subject matter learning through the dramatization of literary and historical works and historical और current events। साहित्यिक और ऐतिहासिक कार्यों और ऐतिहासिक या वर्तमान घटनाओं के नाटकीयकरण के माध्यम से विषय वस्तु सीखने की सुविधा के लिए भी भूमिका निभाने के लिए उपयोगी है। यानी हमें कोई हिस्टोरिकल चीज़ें बतानी है या हमें कोई स्टोरी किसी को बतानी है किसी सब्जेक्ट मैटर से, तो उसका नाटकीकरण के द्वारा उसको शिक्षित करना भी क्या है, रोल प्लेइंग में इसमें अहम भूमिका होती है। अब आगे क्या है, इन ऑल दीज यूजेस रोल प्लेइंग प्रोवाइड्स दिस स्टूडेंट विद अ ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ। अब ये किस किस चीज की क्लैरिफिकेशन देता है, हिज रिलेशन विद अदर, दूसरों के साथ अपने संबंधों के बारे में नाट के टकराव और स्पष्टीकरण मिलता है इससे हमें। दूसरा क्या है, हिज इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, समाज के बारे में उसकी क्या जानकारी है और क्या अपेक्षाएं वो समाज से रखता है, इसकी जानकारी हमें रोल प्लेइंग से मिलती है। हिज इवेल्युएशन ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज लाइफस्टाइल, उसकी खुद की अपने जीवन शैली का उसका मूल्यांकन कैसा है, इसकी जानकारी रोल प्लेइंग से मिलती है। कि किस तरीके की भूमिका हम अदा कर रहे हैं क्लास में, उसी तरीके से ही हमारा जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो लोगों के सामने बन जाता है। हाउ एकेडमिक मटेरियल में बी रेलिवेंट टू हिज डेली टास्क, वे तरीके जिनसे शैक्षणिक सामग्री उसके दैनिक कार्यों के लिए प्रासंगिक हो सकती है। तो ये सब क्या है, रोल प्लेइंग के कुछ ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेज क्या क्या है। इट इज़ द सिम्बल्स टू रियल लाइफ सिचुएशन, यह वास्तविक जीवन की स्थितियों जैसा है। यानी हम कभी किसी का रोल प्ले करते हैं, जैसे अगर हमें क्या करना है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताना है तो हम उसका नाटकीकरण से प्रस्तुतिकरण करते हैं। या रामायण के बारे में आपने देखा होगा, रामायण का भी प्रस्तुतिकरण होता है, तो वो हमें रामायण से रिलेटेड सारी जानकारी देता है। महाभारत से रिलेटेड अगर हम कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो वो महाभारत से रिलेटेड हमें अध्ययन करा रहा है। तो इसमें क्या है, वास्तविक जीवन की जो स्थितियां हैं उसके जैसा ही हमें प्रतीत होता है। इसके बाद क्या है, इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, इट एंटेल्स पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप। अब ये क्या है, काफ़ी दिलचस्प होता है और काफ़ी इंटरेक्टिव भी होता है, और इसमें समूह के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी भी शामिल होती है। यानी हर किसी का एक अपना अहम रोल होता है रोल प्लेइंग के अंदर।
इट गिव्स इमीडिएट फीडबैक, और यह तत्काल प्रतिक्रिया देता है। यानी आपका जितना स्ट्रॉन्ग रोल होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपको क्या है इवेल्युएशन में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस तरीके का आपको फीडबैक दे रहे हैं, वो तुरंत आपको पता चल जाता है आपके रोल प्लेइंग या फिर आपके कैरेक्टर प्लेइंग से। नेक्स्ट आता है इट डेवलप सोशल डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्किल्स। यह क्या करता है, सामाजिक निर्णय लेने, समस्या समाधान, बातचीत और हेर फेर करने के कौशल को क्या करता है, काफी विकसित करता है। इसके बाद क्या है, इट इज इफेक्टिव टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट। यह प्रतिभागियों के दृष्टिकोण को बदलने में भी प्रभावी होता है। जैसे आप देखते हो कि काफी बार आपने इंटरव्यूज भी अगर देखे हों तो कुछ जो हमारे जो अभिनेता होते हैं या अभिनेत्रियां होती हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होती हैं, वो क्या करते हैं, कोई रोल प्ले करते हैं किसी मूवी में, तो वो उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपने जीवन में भी उस चीज़ को उतार लेते हैं और वो काफ़ी टाइम बाद उससे क्या है बाहर आ पाते हैं अपनी रियल आइडेंटिटी से में। तो ये क्या है, इसी तरीके से जब आप रोल प्ले करते हो और उससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो तो आपका दृष्टिकोण भी उसी की तरह बदलना शुरू हो जाता है। अब इसकी लिमिटेशंस देखते हैं, रोल प्लेइंग की क्या क्या लिमिटेशंस है। इट हैज़ अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स। अब इसमें क्या है, अप्रत्याशित परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा क्या है, रियल लाइफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आर यूजुअली मोर। अब वास्तविक जीवन की जो मतलब हमारा जो रियल लाइफ है या फिर हमारी जो वास्तविक जीवन है उसकी स्थितियां क्या है, आमतौर पर अधिक होती हैं। यानी हमारी परिस्थितियां बहुत कठिन भी हो सकती है या कुछ सरल परिस्थितियां भी हमारी हो सकती है। जिस तरीके का हमें रोल मिल रहा है उससे अलग हमारी परिस्थितियां हो सकती है, तो उससे हमारा जो तालमेल है वो नहीं बन पाता है। फिर क्या है, इट रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अब इसके लिए काफ़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको स्टेज चाहिए होगा, आपको कॉस्ट्यूम चाहिए होगी, आपको हर तरीके का कैरेक्टर प्ले करने के लिए उसी तरीके का बैकग्राउंड और सब चीज़ें, साउंड सिस्टम सब कुछ चाहिए होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा संसाधनों या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए भी इसको काफ़ी क्या है, इसकी सीमा माना जाता है कि इसमें रिसोर्सेज क्या है, बहुत ज़्यादा लगते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट है आपका सिमुलेशन। ये क्या होता है, सिमुलेशन मीन्स क्रिएटिंग कंडीशन दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशन। सिमुलेशन का अर्थ है ऐसी परिस्थितियां बनाना जो वास्तविक परिस्थितियों से काफ़ी मिलती जुलती हो। यानी देखो, अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर हम कभी भी ज्योग्राफी की, टोपोग्राफी या फिर हम क्या करते हैं कि हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से बने फीचर्स के बारे में बताते हैं, यानी पवन निर्मित आकृतियाँ, सतलाकृतियाँ हम बताते हैं, या कास्ट टोपोग्राफी हम बता रहे हैं, या फिर आपका फ्लूवियल एक्शन से रिलेटेड टोपोग्राफी हम बता रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आप इनको रियल लाइफ में एज्यूम करके देखो कि इस तरीके की टोपोग्राफी जो है वो बनती है। या फिर हम कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता रहे हैं जो क्या है रियल लाइफ में से हमारे काफ़ी मिलती जुलती होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, सिमुलेशन कहा जाता है। देन द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड अंडर दोज कंडीशंस। और फिर क्या है, जब हम उस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देते हैं या फिर उन परिस्थितियों को ला देते हैं जो हमारी वास्तविक परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से, फिर हम प्रशिक्षण देना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स टेक प्लेस इन कंडीशंस दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल फ्लाइट कंडीशन। अब जब भी हम पायलट या फिर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देते हैं तो हम डायरेक्ट तो उनको ग्रह पर नहीं भेज सकते हैं या डायरेक्ट हम किसी को प्लेन उड़ाने के लिए नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उसी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसी तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि आप जैसे क्या है कोई प्लेन लेके हवा में उड़ रहे हैं या फिर आप अंतरिक्ष में हैं, इस तरीके की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वास्तविक उड़ान जैसी स्थितियां उनको क्या है काफ़ी मिलती जुलती प्रोवाइड की जाती है। सिमुलेशन इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पस। और जो सिमुलेशन टीचिंग का मेथड है, ये ध्यान रखना आ भी सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसका उपयोग सिर्फ प्रशिक्षण के लिए किया जाता है या फिर ट्रेनिंग पर्पस से किया जाता है। तो सिमुलेशन ऐसा मेथड है जिसका यूज सिर्फ क्या है, ट्रेनिंग पर्पस से या फिर प्रशिक्षण के उद्देश्य से किया जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, दे आर इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन। वे लंबे समय तक क्या है काफ़ी किफ़ायती होते हैं। फिर क्या है, सेफ्टी एस्पेक्ट आर टेकन केयर ऑफ। सुरक्षा पहलुओं का भी इसमें काफ़ी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमें उनकी सुरक्षा का भी ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, एक ही इसकी लिमिटेशन है, इट एंटेल्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, इक्विपमेंट एट्सेट्रा।
आप देखो कि अब हमें किसी पायलट को अगर सिखाना है तो हमें एरोप्लेन भी चाहिए, उसके लिए हमें पूरा जो एनवायरनमेंट है एयरपोर्ट का होता है वो क्रिएट करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, काफ़ी हमें पैसा भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, यानी मशीनें भी चाहिए, और उसके साथ उसके उपकरण भी हमें चाहिए होगा, मशीनरी उपकरण भी हमें चाहिए, और उच्च प्रारंभिक निवेश की इसमें आवश्यकता होती है। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी सिमुलेशन की। तो ये थे आपके स्मॉल स्केल टीचिंग मेथड या फिर स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, और आज यहाँ पे सिमुलेशन के साथ ही आपका जो स्मॉल टीचिंग मेथड है या फिर आपका स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड है ख़त्म होता है। आई होप सभी को ये क्लासेस काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से आपके टीचिंग एड्स है, विजुअल एड्स कौन सी होती हैं, या फिर आपके जो ऑडियो एड्स हैं वो कौन कौन सी है, आपकी जो अदर जो टीचिंग एड यानी जो आपकी ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स है वो कौन सी है, या फिर आपके जो वर्तमान में या मॉडर्न जो टीचिंग एड्स है वो कौन कौन सी, इन सब के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे HK अकेडमी चैनल के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू।